Hi guys, welcome back. So this will be the part 2 of the capital market video. ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 किया था, मैं पार्ट 2 से कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रोकर्स, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का राउंड बताया था. एंड मैंने आपको बताया था कैपिटल मार्केट का स्कोप क्या है, राइट. सो दिस इज अ ग्रोइंग स्पेस. आज हम फर्दर ऑन कंटिन्यू करते हैं एंड हम रिमेनिंग प्लेयर्स को देखेंगे कि बाकी और प्लेयर्स कहाँ कहाँ हैं. एंड आज हम लोग देखेंगे कौन सा प्ले सिक्लिकल है, कम सिक्लिकल है. लाइक विल लुक एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्टर. जस्ट वन थिंग, जस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज जब अपनी मेरे वीडियोस देखो, देन प्लीज अपनी ईयरफोन्स प्लग करके देखना, बिकॉज देयर माइट बी थोड़ा सा वॉइस का इशू हो सकता है. बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड विद मेकिंग यूट्यूब वीडियोस. सो जो भी मेरे पास बेसिक इक्विपमेंट से मैं उसी से स्टार्ट किया हूँ, बिकॉज आई जस्ट डोंट फाइंड अ लॉट ऑफ टाइम. मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि आप लोग सीखो कि कैसे साइकिल्स प्ले करते, कैसे इन्वेस्ट करते हैं. इट्स नॉट दैट टफ. ये हम लोग बस न्यूज में सुन के हमें लगता है कि टफ है, बिकॉज जो फंड मैनेजर्स है वो आते हैं, इकोनॉमी पे ज्ञान पेलते हैं, चले जाते हैं. करेंसी डेप्रिशिएट, ये वो फालतू 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 बात करेंगे, दे विल डिस्ट्रैक्ट यू. जैसे मैंने आपको बताया था अभी, अब देखो कि इंडिया में पैसिव इन्वेस्टिंग का ट्रेंड भी बढ़ते जा रहा है. क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज एक्टिव फंड मैनेजर्स जो है, दे आर फेलिंग टू बीट द इंडेक्स, राइट. तो लोग फंड उस पे जा रहे हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग पे जा रहे हैं. ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन. सो लास्ट लास्ट से मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर दिखाया था, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप जेएम फाइनेंशियल एंड डैम कैपिटल का कॉन कॉल पढ़ो. बिकॉज सी, इफ यू नॉट, मैं आपको, अगर आप पढ़ोगे नहीं ना, देन यू कैन नेवर बी अ गुड इन्वेस्टर इन द मार्केट, राइट. फिर आपको कोई भी बुद्धू बना के चला जाएगा. सो रीड द कॉन कॉल फॉर डैम कैपिटल एंड जेएम फाइनेंशियल. यू विल नो कि अभी क्या चल रहा है, कितना आईपीओ पाइपलाइन में है. यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग कि बेयर मार्केट है, बुल मार्केट है. तो आप ये सब पढ़ो. एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में ना, सी मैं आपको स्टार्टिंग से ही एक चीज बता रहा हूँ कि मार्केट लव्स प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, मार्केट को सिक्लिकल रेवेन्यू नहीं चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए कि भाई ये फ्यूचर में भी जाके अच्छा रेवेन्यू करेगा. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप कंपनीज भी होते हैं ना, उनपे दो तरीके के रेवेन्यू होते हैं. एक ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू होता है जो वन टाइम होता है, जो हमेशा नहीं होगा. लाइक आईपीओ फीस हो गया. अब एक कंपनी का आईपीओ वो बार बार तो नहीं आएगा, राइट. सो आईपीओ फीस हो गया, प्रोडक्ट सेल्स हो गया, कुछ प्रोडक्ट बेच दिए, कुछ सेल किए, उस पर कमीशन चार्ज किए. दीज आर ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू. इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखा हुआ है. इनकम फ्रॉम नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड एक्टिविटीज, मतलब ये हर साल नहीं हो सकता है. एंड एआरआर है, जो उस पे एसेट अंडर मैनेजमेंट वगैरह है, जो वो एडवाइजरी फीस करते हैं, ये सब रेगुलर है. सो आप जब भी दो बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हो, जिसका एआरआर ज्यादा रहेगा, जिसका स्टेबिलिटी रेवेन्यू ज्यादा रहेगा, आप देखोगे मार्केट विल ऑलवेज रिवॉर्ड देम विद हायर मल्टीपल. आप जब पीई रेशियो दिखोगे, आपको लगे, मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का उसका ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू ज्यादा है, तो दैट विल ऑटोमेटिकली बी अवेलेबल एट अ लो पीई. बट आपको देख के लगेगा भाई ये तो सस्ता वैल्यूएशन है. वो सस्ता वैल्यूएशन नहीं है, उसको इसलिए मिल रहा है बिकॉज मार्केट कैन नॉट सी द कंसिस्टेंसी इन रेवेन्यू ग्रोथ. ठीक है, वो चीज है. चलो, now let us understand depositors. It is one of the good place. So depositors क्या होते हैं, मतलब think of them as a locker where your shares are stored. There are two depositories, ठीक है, CDSL and NSDL. बेसिकली क्या होता है, आप शेयर्स तो खरीद लेते हो, जैसे आपने कोई भी शेयर खरीदा, रिलायंस, एयरटेल, कुछ भी शेयर खरीदा आप. सो इसका जो ओनरशिप है ना, वो तो सीडीएसएल एंड एनएसडीएल के पास है, मतलब ये डिपॉजिटरी के पास है. इनके पास वो स्टॉक्स रहते हैं, राइट. सो मैंने वही लिखा है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल आर इंडियाज टू प्राइमरी डिपॉजिटरीज दैट ऑफर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड कीपिंग एंड सेटलमेंट सर्विस फॉर सिक्योरिटीज. सो आप जब भी बाय सेल करते हो ना, तो यहाँ से अपडेट होता है. इससे ये बिजनेस बहुत मोटेड बिजनेस है. मोटेड इन द सेंस, मतलब इसमें बहुत हाई बैरियर टू एंट्री है. बिकॉज से सपोज एक नया प्लेयर आ गया एंड कुछ भी इसमें अकाउंटिंग में इशू आ गया या रिकॉर्ड कीपिंग में इशू आ गया, तो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ chaos it will create in this system, right? See, फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम से ट्रस्ट नहीं इरोड हो. मतलब लो लेवल ऑफ ट्रस्ट नहीं आना चाहिए सिस्टम में. जैसे मैं सपोज, मेरे पास से सपोज एशियन पेंट्स का 100 यूनिट है, कभी हो ही नहीं सकता, बट से सपोज है. सो मान लो एक नया प्लेयर आ गया, अब कुछ उसमें अकाउंटिंग में इशू आ गया, मेरा वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो दैट विल लीड टू ह्यूज chaos, राइट? एग्री और नॉट? तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज्यादा है. सीडीएसएल की जो इन्वेस्टर्स है ना, उनका एवरेज पोर्टफोलियो साइज होता है 5 लाख, और एनएसडीएल, सिंस इट इज मोर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल साइज, इट इज अपॉन 1.3 करोड़. और इसमें क्या मैं बता सकता हूँ, मतलब आप ये देखो कि बिटवीन देम वो 15 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स को सर्व कर रहे हैं. तो मतलब दिस इज अ वेरी मोटेड बिजनेस, राइट.
एंड मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मतलब जैसे कभी भी आपको जानना है ना कि कैसा चल रहा है मार्केट, बुल मार्केट है, बेयर मार्केट है, वन ऑफ द वेरी इजी वे टू फाइंड आउट कि जैसे ये आप गए यहाँ पे अपने सीडीएसएल टाइप किया, एंड सीडीएसएल के आप डॉक्यूमेंट्स पे चल जाओ, पीपीटी पे चल जाओ, एंड यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन इनकम दिखता है। जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस है, इट इज इजंट इट, बट ऑब्वियसली आप ज्यादा बाय सेल करोगे देन कंपनीज लाइक सीडीएसएल विल मेक मोर। एंड व्हेन डू यू इनकर ज्यादा ट्रांजेक्शन, आप ज्यादा बाय ज्यादा सेल कब कर दो, जब एक बुल मार्केट चलता है, देन आप ज्यादा पैसा आप ज्यादा खरीदते हो, बिकॉज यू सी एवरी डे योर पोर्टफोलियो इज मेकिंग अ न्यू हाई, द नैरेटिव्स अराउंड मार्केट इज वेरी गुड, है ना। वी टॉक अबाउट इंडिया, मतलब सेंचुरी का ग्रोथ बात करते हैं हम लोग, डिकेड भी नहीं, सेंचुरी का ग्रोथ बात करते हैं। सो उसमें ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखोगे कि ट्रांजेक्शन इनकम बढ़ते जाता है। अभी देखो ट्रांजेक्शन इनकम घटते जा रहा है हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, 62 से 59 आ गया, मतलब ग्रोथ तो दिख ही नहीं रहा है। इट टेल्स यू भी ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा मार्केट में, टेल्स यू अबाउट बेयर मार्केट, राइट। ये तो मेरा पहले का प्रेजेंटेशन है, Q2 FY25 लिया हुआ था। अब Q2 FY25 का यहाँ पर मैंने पिक्चर पेस्ट किया हुआ है, आप सोचो उस समय ट्रांजेक्शन रेवेन्यू वाज 83, एंड अभी देखो, अभी इट्स जस्ट 59, एंड ऑल अमाउंट्स आर इन करोड़। सो आप देख रहे हो कि Q2 FY25 से Q2 FY26 एक साल में भी कितना डीग्रोथ हुआ है, बिकॉज अभी आप देख रहे हो कि 2026 में मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है। सो दिस साइड अलोन टेल्स यू लॉट अबाउट हाउ इज द मार्केट डूइंग, राइट। तो ये चीज था। अब what are the variables to track in NSDL and CDSL? So let me पूरा स्लाइड शो कर लेता हूँ। सो इसमें वेरिएबल है नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बीइंग ओपन, बिकॉज ऑफ कोर्स जितना ज्यादा डीमैट अकाउंट खोलेंगे उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, उतना ज्यादा सिक्योरिटीज मेंटेन करेंगे, उतना ज्यादा ये अर्न भी करेंगे, राइट। प्रोग्रेस इन न्यू इनिशिएटिव सच एज KRA, इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ETC, बिकॉज सी अभी ये कुछ कुछ ये लोग प्लेयर्स है ना, ये लोग इंश्योरेंस में जा रहे हैं। सो बिकॉज इनको भी अपना नॉन मार्केट रेवेन्यू इंक्रीज करना है, राइट। बिकॉज आप मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, बिकॉज जब बुल मार्केट आता है तब तो ठीक है आप अर्न कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट बेयर मार्केट। सो जब ये इंश्योरेंस का भी KYC वगैरह करने लगेंगे देन आपको एक नॉन मार्केट रेवेन्यू मिलने लगेगा। वही मेरा पॉइंट नंबर 3 था, मार्केट वर्सेस नॉन मार्केट लिंक्ड रेवेन्यूज, मतलब ये तो ठीक है। व्हाट आर द मेन रेवेन्यू सोर्सेज फॉर CDSL? देखो मतलब NSDL CDSL दोनों पे आप देखो कि क्या रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। एक तो ये ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू, आप बाय सेल कर रहे हो। सो ये लोग मतलब बाय सेल कर रहे हो तो आप यही तो आप तो बाय सेल कर लिए, बट आपका जो होल्डिंग्स है वो तो इनके पास है, NSDL एंड CDSL के पास। तो ये डेटा अपडेट करते हैं एंड इस पे ये फीस चार्ज करते हैं। एनुअल इशूअर रेवेन्यू, सो अब जैसे annual charges collected from companies whose shares and securities are held in DMAT form. So, जैसे companies like Reliance and any company, they pay them an annual charge because इनको सारा डेटा मेंटेन करना पड़ता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इनका डेटा वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने 100 शेयर्स खरीद लिया, बट अगर वो NSDL एंड CDSL ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करता, इट वुड हैव लेड टू अ मैसिव ट्रस्ट इशू इन द सिस्टम। इसलिए यहाँ पर नया प्लेयर्स नहीं आ सकता इतना इजीली, इट्स वेरी टफ, तो इट्स अ वेरी मोटेड बिजनेस। पॉइंट नंबर 3, ई वोटिंग। सो जो भी ई वोटिंग वगैरह होता है ना, ये लोग भी फैसिलिटेट करवाते हैं। आप जैसे शेयर होल्डर्स वोट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये फैसिलिटेट करवाते हैं, KYC का वेरीफाई करवाते हैं। शेयर्स प्लेज फॉर लोन्स, अब आपको शेयर्स प्लेज करना है, उसके अगेंस्ट आपको लोन्स चाहिए, देन अगेन बिकॉज सारा अकाउंटिंग वगैरह तो ये लोग देख ही रहे हैं, तो इस पे वो लोग करवाते हैं। कंसोलिडेटेड अकाउंट सिस्टम, कि आपको अपना डीमैट अकाउंट और मतलब म्यूचुअल फंड स्टॉक का सारा डिटेल्स मिले एक जगह। तो ये NSDL एंड CDSL काफी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वाई एम बुलिश ऑन डिपॉजिटरीज, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज बहुत ही मोटेड बिजनेस है यार, कोई नया प्लेयर आ नहीं सकता है, डीमैट अकाउंट इंक्रीज कर रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है, IPO बूम, जैसे जैसे मार्केट। एंड अभी आप देखोगे कि जैसे इंडिया का मार्केट अच्छा करेगा, बहुत सारे स्टार्टअप लिस्ट भी होंगे, तो IPO बूम विल ऑलवेज बी देयर। कॉर्पोरेट एक्शन, जैसे कोई भी कंपनी डिविडेंड्स ना हो क्या, बोनस इशू वगैरह, तो इनको तो सब देखना पड़ता है ना कि, तो यहाँ पे सब कुछ आपका रिफ्लेक्ट होगा। इंश्योरेंस पे लोग घुस रहे, KYC, यार बहुत मतलब जैसे जैसे आप समझ ही रहे हो कि जैसे जैसे इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होगा, दीज आर बाउंड टू ग्रो। नाउ AMCs एंड RTAs देखते हैं, मतलब AMC तो मैंने यार आपको बहुत डिटेल पे बता दिया है ना कि AMC क्या होते हैं, दीज आर मैन्युफैक्चरर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जैसे आप जैसे कोई भी जैसे म्यूचुअल फंड या PMS कुछ भी बोल लो, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कोई फंड हाउस पे इन्वेस्ट करते हो, तो वो लोग अपना AMC लॉन्च किए हुए ना, बिकॉज आपसे वो पैसे लेके वो मैनेज कर रहे हैं। सो
AMC in India, AMCs in India manage pooled investment from retail and institutional investor and invest them in capital market instrument to achieve specific investment goals. ये लोग फंड मैनेज करते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स को बनाते हैं, जैसे मैंने आपको एक स्लाइड पिछले वीडियो में दिखाया था, ग्रोथ फंड है या लिक्विड फंड है, डेट फंड है, क्या ऑब्जेक्टिव है। सो वो पीएमएस भी ऑफर करते हैं, एंड हाई जो अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए एआईएफ भी अवेलेबल होते हैं। सो ये सब अलग अलग स्कोप है। व्हाट आर दी ट्रेंड्स इन दी एएमसी सेक्टर जो मैं देख सकता हूँ, मैंने आपको दिखाया बताया भी था। पैसिव मार्केट शेयर इज इंक्रीजिंग ग्लोबली, ठीक है, बिकॉज एक्टिव फंड मैनेजर्स आर फेलिंग टू आउट, मतलब एक्टिव फंड मैनेजर जो है ना, दे आर फेलिंग टू परफॉर्म आउट परफॉर्म द इंडेक्स बिकॉज जस्ट सेम गाइस। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे पैसिव फंड का तो होता है ना कि वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, बट यार मैं आपको और भी वीडियोस में यही चीज बता रहा हूँ कि द विनर्स ऑफ टुमारो विल कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर आउटसाइड द इंडेक्स। अभी आप पैसिव इन्वेस्टिंग करोगे ना, जैसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे, आप बहुत ज्यादा नहीं कमा पाओगे, बिकॉज आज के इंडेक्स में जो है ना, वो विनर्स ऑफ यस्टरडे है, वो सब कंपनीज पहले ग्रो कर रहे थे, अब वो ग्रो नहीं कर रहे। सो और जो बाकी कंपनीज ग्रो कर रहे हैं वो भी इंडेक्स में है नहीं। मैं आपको ये मेरा यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखना, मैं इसी पे बात करता हूँ। तो वो चीज है। नाउ टॉप 10 एएमसीज कंट्रोल बल्क ऑफ द मार्केट शेयर इन इंडिया, जैसे निपॉन वगैरह, राइट। इवेंचुअली द फीस आर गेटिंग कट ओवर द लॉन्ग टर्म इन इंडिया। ये सेबी इसमें बहुत बात किया हुआ है कि आपको अपना फीस कम करना पड़ेगा, बिकॉज सेबी वांट्स देम टू वर्क फॉर यू, तो वो आपको वो ज्यादा फीस आपको उनको चार्ज करने देते नहीं है। इन यूएस एएमसीज विद alternate asset management strategies of peer private equity have done really well, plus those with big passive portfolio, ये तो चलो यूएस का डेटा है, बिकॉज इंडिया में भी आ सकता है, बट ठीक है चलो। What to track in AMC, right? So this is important. Equity heavy or debt heavy? Because होता क्या है ना, अगर कोई AMC है वो इक्विटी AUM लॉन्च कर रहा है, तो दे विल बी चार्जिंग अ हायर फीस। इंडेक्स फंड्स वगैरह में लोअर फीस चार्ज करेंगे, बिकॉज वहां पर तुमको सिर्फ इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है। सो अगर मैं किसी AMC में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई विल वांट कि इक्विटी फंड ज्यादा हो, बिकॉज उससे उनका ज्यादा फीस बनेगा। एयूएम में ग्रोथ अच्छा होना चाहिए ना। एयूएम ग्रोथ इनका कैसे आएगा, ये जब वो स्केल कर जाते हैं, एक ट्रस्ट बनता है, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप वगैरह फंड है, ये लोग इतने साल से ट्रस्ट बन गया, प्लस रिटर्न्स अच्छा होना चाहिए, बिकॉज लोग तो पास्ट परफॉर्मेंस ही देख के आएंगे ना। अगर पास्ट में अच्छा नहीं किया, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट, हाउ विल आई गिव यू मनी, व्हाई विल आई गिव यू मनी? Because I know that if you have not done well in the past, it can be an indication that you will not do well in the future as well. To point to मार्केट शेयर गेन्स और लॉसेस, बिकॉज मेरा तो हमेशा फोकस ये रहता है कि वो मार्केट शेयर को गेन करना चाहिए। आज का आपका मार्केट शेयर कितना, मुझसे उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। द फ्यूचर शुड बी बेटर देन द प्रेजेंट। अगर आप आज आपका मार्केट शेयर 70% है, आई डू नॉट गिव अ फक। एंड आज आपका मार्केट शेयर 8% है, बट गोइंग फॉरवर्ड इफ यू कैन इंक्रीज इट टू 5%, आई केयर अबाउट इट, बिकॉज आई नो दैट योर, मतलब आप ग्रोथ पे हो। सो वो है। एंड लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज क्या है, बिकॉज ये फंड का बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। जैसे पीपीएफएस है, इट्स बेस्ड ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग, एंड वो उसको फॉलो करता है। तो एक होता है ना कि प्रायोरिटीज आपको सॉर्टेड होना चाहिए कि व्हाट आर यू वर्किंग फॉर, आर यू वर्किंग फॉर रिटर्न, सेफ्टी, क्या आपका गोल है। नंबर ऑफ एसआईपीज ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स। फास्टर ग्रोथ इज इक्वल्स टू एयूएम ग्रोथ प्लस मार्केट शेयर गेन्स प्लस M2M गेन्स प्लस गुड स्ट्रेटेजी। लेट मी ब्रेक इट डाउन। सी, एयूएम ग्रोथ कैसे आएगा? एक तरीका तो है कि आप नया क्लाइंट्स को लाते जाओ, एसआईपी करते जाओ, दैट इज स्टिकी मनी, तो आपका एयूएम ग्रोथ होते जा रहा है। प्लस दूसरा क्या है, जिस शेयर्स में आप इन्वेस्ट किए हो वो उसका वैल्यू बढ़ जाए, देन भी तो आपका M2M गेन्स वगैरह हो रहा है। तो दैट इज द थिंग। फोकस ऑन पैसिव वर्सेस एक्टिव, बिकॉज मैंने बताया ना कि पैसिव फंड्स में फीस कम होता है, एक्टिव फंड्स में दे कैन चार्ज अ हायर फीस। सो उनका इनकम ज्यादा होगा, राइट। नाउ लेट कम्स टू आरटीए। आरटीए, कैम्स एंड केफिन, ये मेजर प्लेयर्स है। एंड इसको बेसिकली ना आप ये समझ लो कि बैकएंड, मतलब बैकएंड के सारा काम करते हैं, मतलब ये इसको मैंने ऐसे ही बताया। थिंक ऑफ आरटीए एज बैक ऑफिस ऑपरेटर, ये सारा कुछ डेटा केवाईसी अपडेशन वगैरह पे काम करते हैं। जैसे दे कीप ट्रैक ऑफ इन्वेस्टर नेम्स, किस नाम से आपने शेयर्स खरीदा है,
आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, कितना यूनिट्स है, नॉमिनी अपने अपॉइंट किया हुआ है कि नहीं, फोल्डियो नंबर्स वगैरह। सो ये जितना भी बैकएंड का काम है ना, ये देखते हैं। आप शेयर को परचेज करते हो, रिडम्पशन करते हो, तो ऑफ कोर्स सी एनएसडीएल सीडीएसएल भी इससे कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, मतलब इट्स एंड मतलब दोनों प्लेयर बेनिफिट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि जब ज्यादा बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होता है तो सब लोग इसमें बेनिफिट करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो नंबर टू है कि प्रोसेस करते परचेज एंड रिडम्पशन, बिकॉज आपने शेयर परचेज किया, सेल किया, तो इन्हें बैकएंड में डेटा भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। हैंडल कॉर्पोरेट एक्शन, जो भी डिविडेंड है आपका, बोनस इश्यूज वगैरह इशू होते हैं तो उस पे केस पे। एंड कस्टमर सर्विस, जैसे आप कभी कभी बैंक अकाउंट अपडेट कर देते हो, नॉमिनेशन चार्जेस करते हो, एड्रेस चेंज वगैरह, तो सारा कुछ तो यही लोग हैंडल करते हैं बैक ऑफिस में, राइट। सी केफिन हैज अ हायर मार्केट शेयर व्हेन इट कम्स टू नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू। जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट लव्स प्रेडिक्टेबिलिटी इन रेवेन्यू, तो जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिजनेस मॉडल सुपीरियर है, तो हम लोग ये देखते हैं ना कि कौन सा मार्केट से कमती लिंक है, बिकॉज मार्केट से लिंक है वो आपको बुल मार्केट में मदद करेगा, बट अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो आपको बेयर मार्केट में भी उतना पिटाई नहीं होगा, राइट। तो केफिन का ज्यादा मार्केट शेयर है व्हेन इट कम्स टू नॉन मार्केट म्यूचुअल फंड रेवेन्यूज। सो वो 30% है एंड कैम्स के लिए 15% है। इसमें मैं देखा हूँ, कुछ बताऊं क्या। सो आप ये सब देख सकते हो, पेंशन एंड रिटायरमेंट सर्विस वगैरह, सो केफिन उस पे है। ठीक है, तो बस देख लो। सो अब इस पे आप क्या ट्रैक करोगे, एक मिनट में देख लेता हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाई आर ओनली देयर आर टू आरटीएस, सिर्फ कैम्स एंड केफिन क्यों है। बिकॉज देर इज अ हाई कंप्लायंस एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट, राइट। बिकॉज इतने सोचो कि इंडिया में 22 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है, इतने डेटा है, इतने इन्वेस्टर्स का डेटा है, राइट। सो आरटीएस हैंडल critical back-end operations for mutual funds, including investor records, transactions, KYC. This requires robust tech infrastructure, data security, एंड सेबी मैंडेटेड कंप्लायंस। इट्स नॉट इजी फॉर एनी प्लेयर टू कम। जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि सपोज मैं शेयर्स वगैरह खरीद रहा हूँ और ये आरटीएस मान लो को अपडेट ही नहीं करे बाद में, मतलब कितना लो लेवल ऑफ ट्रस्ट बन जाएगा सिस्टम में। इसलिए बहुत ही मोटेड बिजनेस है ये सब। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे इनको इतना अपने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट एक बार तो अपने इन्वेस्ट कर लिया, बट जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड होंगे आपको इंक्रीमेंटली खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सो यू गेट द ऑपरेटिंग लेवरेज इन द बुल मार्केट, दे हैव अ ह्यूज रनवे टू गेट द ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड म्यूचुअल फंड का भी प्रेफरेंस होता है, मोस्ट एएमसीज प्रेफर टू आउटसोर्स देयर बैकएंड ऑपरेशन टू एस्टैब्लिश्ड आरटीएस instead of managing it in-house or through small vendors, because you do not want to take risk here. This will be a huge risk, and आप समझ रहे हो एक छोटा सा खर्चा के लिए, मतलब भाई, मतलब ये आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। एक म्यूचुअल फंड्स कोई स्टॉक वो खरीद रहा है, जो भी प्रोसेस कर रहा है उसका डेटा ठीक से नहीं हो, तो देयरफॉर वो अपना कुछ इन हाउस आरटीएस बनाने की कोशिश नहीं करते, वो सीधा आउटसोर्स ही कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर डीपली इंटीग्रेटेड विद आरटीएस। चेंजिंग एन आरटीए इन्वॉल्व सिस्टम माइग्रेशन कॉस्ट एंड इन्वेस्टर कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी, मेकिंग द स्टिकी रिलेशनशिप, राइट। एंड पहले भी हुआ था कि कुछ कुछ आरटीएस आए थे, बट इवेंचुअली वो कंसोलिडेट हो गए, बिकॉज केफिन एंड कैम्स ये इतने बड़े हो गए एंड इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, तो कोई भी प्लेयर्स आते हैं तो दे कैन नॉट सर्वाइव इनके हिसाब से। सेवरल स्मॉल आरटीएस existed in the early 2000s but were either acquired, shut down or merged. Now camps serving mutual funds like uh, handles मतलब ये सब का कैम्स एंड केफिन ही देखते हैं। पहले भी कुछ और प्लेयर्स आए थे बट अब वो नहीं रहे, वो अक्वायर हो गए या शट डाउन कर गए, बिकॉज मैं बताया ना, बिकॉज ह्यूज आपको केपेक्स चाहिए इतना, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कितना बड़ा इशू हो जाएगा अगर वो डेटा ठीक से मेंटेन नहीं रहे, तो देयरफॉर नो म्यूचुअल फंड वांट्स टू आउटसोर्स दिस टू एनीबॉडी एल्स। बट हैविंग सेड दैट, एक बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता ही है। दिस वाज ऑल द गुड पार्ट दैट आई टोल्ड यू, बट व्हाट आर द रिस्क हियर? दिस रिस्क इज रेवेन्यू प्रेशर, because as AUM and transaction volumes grow, fees per unit fall, compressing revenue even if workload increase। मैंने आपको बेयर मार्केट का बताया ना, ट्रांजेक्शन तो कम हो सकते हैं, बट इनका जो सॉफ्टवेयर में खर्चा वर्चा है वो तो है ही बहुत ज्यादा। एंड मार्जिन कंप्रेशन भी आता है, वो बेयर मार्केट में बात हो रहा है। अब जैसे क्लाइंट पावर है, जैसे लार्ज एएमसीज है, वो नेगोशिएट कर सकते हैं ना भाई, तुम डीपर डिस्काउंट दो, मेकिंग आरटीएस रेवेन्यू मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड डिपेंडेंट। मतलब ऑफ कोर्स बिकॉज सी दे डोंट वांट टू गो फॉर देयर इन हाउस, बट दे कैन नेगोशिएट कि वरना वो कैम्प से केफिन से स्विच कर सकते हैं। तो
वो तो है, नेगोशिएटिंग पावर है विद द क्लाइंट्स, हाई केपेक्स विद लोअर यील्ड, RTs need to keep upgrading system for scales and compliance, but ROI per transaction declines under telescopic models. So you understand what telescopic model is? मतलब मैं आपको अभी तो कैसे बताऊं, टेलीस्कोपिक मॉडल हो गया कि आप एक टेलीस्कोप को ही इमेजिन करो एंड आप देखो कि से सपोज ये एक टेलीस्कोप है, उसका बॉडी ऐसे श्रिंक होता जाता है, राइट? तो सेबी क्या कर रहा है ना, वो फीस को कम कर दे जा रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज सेबी तो चाहता है कि आप जो ये सब जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी प्लेयर्स है वो आपके लिए अलाइंड रहे, बट फीस डिक्लाइन होते जाता तो रेवेन्यू कम होता जाता, दैट इज द प्रॉब्लम। चलो, जैसे मैं आपको बताया कि ब्रोकिंग इज अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, तो मैंने आपको काफी बार बता दिया है, राइट? कि बेयर मार्केट में और बुल मार्केट में मैं आपको बहुत बार बता दिया हूँ। चलो, टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, जिसमें आप जैसे सिर्फ जनरली आप उस पर ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग बाय सेल करते हो। एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जैसे मोतीलाल वगैरह, ये आपको सब कुछ देते हैं, आप इसमें बाय सेल कर सकते हो, या आपको इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं, अलग अलग टाइप की सर्विस देते हैं। एंड कुछ बैंक ओन्ड ब्रोकर्स है, कोटक, HDFC। बट एक ट्रेंड मैं आपको बता सकता हूँ, जो ब्रोकर्स है ना, दे आर ऑल ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स वेल्थ मैनेजमेंट, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट इज अ स्टिकी मनी। जैसे आपको मैं बता रहा था कि सपोज आपके पास एक क्लाइंट है, वो 10 करोड़ 12 करोड़ का उसका पोर्टफोलियो है, दे विल नॉट गो अवे अगर आप अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन करो, जस्ट बिकॉज सेंसेक्स 2000 3000 पॉइंट गिर जाए, बट ट्रेडिंग वैल्यू काफी कम हो जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग विद ब्रोकर्स। सो ये है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स ऑपरेट एट ए मच लोअर ARPU, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, बिकॉज यहाँ तो आप सिर्फ बाय सेल वगैरह कर रहे हो, वो लोग तो आपको और भी सर्विस दे रहे थे, चार्ज अप प्रीमियम। सो इस पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि बस डिस्काउंट ब्रोकर्स जो है ना, वो मतलब उनका वो आरपू काफी कम है, एंड दे ऑपरेट एट स्केल, मतलब जब बुल मार्केट आएगा, जब और प्लेयर्स ऑन बोर्ड होंगे, देन दे बेनिफिट फ्रॉम इट। सो प्रॉब्लम एंड शिफ्ट विद द ब्रोकरेज बिजनेस, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है अब आप ये देखो ना, ब्रोकर्स आर डीपली सिक्लिकल। इसलिए ये लोग ब्रोकर्स जो है ना, जैसे जरोधा वगैरह भी, मुझे लग रहा है ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से ही जा रहे हैं। डीपली सिक्लिकल विद बुल एंड बेयर मार्केट, फॉर एग्जांपल IIFL कैपिटल रिटेल ब्रोकरेज वाज डाउन फ्रॉम 194 करोड़ टू 117 करोड़, ठीक है? F&O volumes are cyclical and recent SEBI rules has led to shrinking volumes. Very true. सेबी बार बार डंडा कर रहा है कि F&O मत करो, जैसे मैं आपको बताया भी था कि दे वांट मनी टू गो इनटू कंजम्पशन रादर देन फंडिंग द US का हेज फंड, ठीक है? ड्यूरिंग अ बेयर मार्केट, कॉस्ट टू इनकम रेशियो कीप राइजिंग एज टेक investment have to done non-stop. This leads to lower operating margins. Start its own AMC or low-cost passive product, distribution of financial product, wealth management service, own मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल, ये सब दीज आर एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एंड पॉइंट 6 यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस। जो भी ब्रोकर्स है ना, दे आर ऑल ट्राइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स वेल्थ मैनेजमेंट, बिकॉज अगेन वेल्थ मैनेजमेंट इज अ स्टिकी मनी, है ना? तो इसलिए ये शिफ्ट हो रहा है, और ये प्रॉब्लम है, डीपली साइक्लिकल है। हम और आप जैसे आदमी जरूरतों वगैरह में ट्रेड करते हैं, बट आप देखोगे बेयर मार्केट में कोई F&O वगैरह नहीं करता, बुल मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब वही चीज है। सो इसका एग्जांपल है एंजल वन लॉन्चिंग पैसिव म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस। तो ये इनका सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ जाएगा ना, वेल्थ मैनेजमेंट पे ये जा रहे हैं, क्रॉस सेल कर रहे हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर फीस भले ही कम है, बट अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रेंड दिखाया था कि इंडिया में पैसिव म्यूचुअल फंड्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो दैट इज है मोतीलाल। मोतीलाल हर जगह ही है यार, प्रेजेंट इन वो अपना एसेट मैनेजमेंट में भी है, ऑल्टरनेटिव एसेट, वेल्थ मैनेजमेंट, एडवाइजरी, हर जगह मोतीलाल इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो एंड जेएम फाइनेंस भी अपना स्कोप को एक्सपैंड कर रहे हैं वो, इसका मैंने आपको कॉन कॉल पढ़ने भी बोला है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट सभी करना चाह रहे हैं, तो ऑल द ब्रोकर्स आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें ना काफी ज्यादा ओवरलैप है, ये तो मैंने चैट जीपीटी से बस ले लिया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब एक बुल मार्केट होता है, जब या ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, तो सारे प्लेयर्स इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे मान लो आपने IPO के लिए अप्लाई किया, राइट? कोई भी कंपनी का IPO आया, उसमें आपने अप्लाई किया। सो केफिन केफिन हो गया, जो भी RTAs आपके, अब वो मतलब उस वो डेटा प्रोसेस करेंगे, है ना? आपको कितने शेयर्स मिले वो सबका वो अपडेशन करते हैं, तो यहाँ पर RTA का ये जॉब है, RTA अर्न करता है।
अब आपको शेयर्स अलॉट हो गया, सो अब यहाँ पर भी आरटीए को अपडेट तो करना पड़ेगा ना, एंड जब आपको शेयर्स अलॉट हुआ तो किसके कस्टडी में जाएगा वो? सीडीएसएल, एनएसडीएल। तो स्टेप 3 देखो, आरटीए, सीडीएसएल, एनएसडीएल। आपने एक ट्रांजेक्शन किया, जैसे बुल मार्केट आया, ज्यादा आईपीओ आए, तो आरटीए कमाए, सीडीएसएल, एनएसडीएल कमाए। फिर जब कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, जैसे बोनस इशू वगैरह हुआ, देन अगेन आरटीए को अपडेट करना पड़ता है, तो वहां पर भी आरटीए कमाए। और सीडीएसएल, एनएसडीएल हुआ, उनको न्यू शेयर क्रेडिट वगैरह करना पड़ेगा, वो भी अर्न करे। सो वो चीज था। अब हम लोग नेक्स्ट प्लेयर पे आते हैं, दैट इज एक्सचेंज। जैसे बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया। सो व्हाट डू एक्सचेंजेस डू, ये करते क्या है? सो नंबर वन, दे प्रोवाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, है ना, यहाँ पर आप बाय सेल कर सकते हो, एंड यहाँ पर बायर्स मिल रहे हैं, सेलर मिल रहे हैं, इसलिए प्राइस डिस्कवरी हो रहा है। और जैसे आईपीओ वगैरह आ रहा है, तो जस्ट बिकॉज ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, लाइक बीएससी, लाइक ये सब, तो एक वो लोग कैपिटल रेज कर पाते हैं, एंड एक लिक्विडिटी होता। से सपोज बीएससी नहीं होता, आप बाय सेल नहीं कर पाते, बीएससी नहीं होता, एनएससी नहीं होता, आप बाय सेल ही नहीं कर पाते, तो लिक्विडिटी नहीं रहता। एंड अब ये लोग सेट, अब बाई सेल कर रहे हो तो क्लियरिंग भी हो रहा है, तो सारे कुछ ये लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब एक्सचेंज इज द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल का इकोसिस्टम, बिकॉज एक्सचेंज ही नहीं होता तो आप कैसे बाई सेल नहीं कर पाते, कुछ लिक्विडिटी नहीं रहता, मतलब इट वुड हैव बीन टफ, राइट? सो हाउ डू एक्सचेंजेस मेक रेवेन्यू? सो जैसे ये मैंने एमसीएक्स का लिया हुआ, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था। तो एमसीएक्स में क्या होता है कि कमोडिटी एक्सचेंज होता है। सपोज मैंने वो लिया भी था, पिछले में एग्जांपल लिया था, फिर से ले लेता हूँ, एंड इफ यू हैव सीन दैट 10-15 सेकंड स्किप कर लो। से सपोज मुझे ज्वेलरी खरीदना है, मेरे घर में शादी है, मुझे ज्वेलरी खरीदना है। आई एम अफ्रेड ऑफ ज्वेलरी प्राइस राइजिंग, बिकॉज मेरे को और खर्चा करना पड़ेगा। आप ज्वेलरी सेलर हो, यू आर अफ्रेड ऑफ ज्वेलरी प्राइस फॉलिंग, बिकॉज देन आपको अपना माल सस्ता में बेचना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों एक वो कर सकते हैं ना, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई इस प्राइस में हम लोग खरीदेंगे। सो अब देखो, जब तक ट्रम्प रहेंगे तब तक उतना वॉलेटिलिटी रहता है। सो जितना वॉलेटिलिटी रहेगा उतना लोग एमसीएक्स में जाके हेजिंग करेंगे, राइट? सो इस पे ये लोग वही है कि हेज करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है एमसीएक्स, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर हेज कर सकते हो। सो इसलिए ये एमसीएक्स इतना कमा रहे हैं, इसका रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ ट्रम्प, कर्टसी टू ट्रम्प। सो अलग अलग एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स वगैरह वगैरह। हाउ डू दे मेक मनी? तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन फीस, अब जितना बाय सेल करोगे, राइट, वो ये लोग एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। एंड कंपनी एक्सचेंज में लिस्ट होता है, उसमें एक लिस्टिंग फीस लेते हैं। और ये लोग ना डेटा भी बेचते हैं कि भाई कितना शेयर बिका वगैरह इंस्टीट्यूशन को, तो उस पर भी चार्ज करते हैं। तो वही चीज है। सो अभी अब देखो कि इंडिया में कितना बड़ा बूम था, एफएनओ बूम था, उससे अब देखो कि बीएससी का हर सेगमेंट ही ग्रो किया हुआ है, एंड दिस इज द रीजन कि बीएससी ने इतना पैसा बनाया है, राइट? की रिस्क फॉर एक्सचेंजेस, तो ये की रिस्क है, मतलब सी, हर चीज से मैंने गुड पार्ट बताया, बट एक रिस्क तो रहता ही है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट ही देखो, डिस्कसिंग वेदर टू रिस्ट्रिक्ट एफएनओ एक्सेस टू फॉर लो इनकम और अनक्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, ये अभी डिस्कशन चल रहा है। सो एफएनओ इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑल दीज प्लेयर्स। जितना कर्व होगा ना, ये प्लेयर्स का रेवेन्यू श्रिंक हो जाएगा, तो ये सब हमेशा रिस्क रहता है कि सेबी ने कुछ एफएनओ सेगमेंट पे कुछ कर दिया तो दिक्कत, ठीक है। और जैसे 2020 में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ गया था, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो बहुत लोग के लिए फिर एक्सेसिबल नहीं है वो ट्रेडिंग करना। सो इट इज फॉर बी गुड फॉर द इकोनॉमी वैसे, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो पैसा कंजम्पशन से निकल के एक यूएस हेज फंड को फंड करे। बट उसके कारण ये एक्सचेंजेस का रेवेन्यू तो डिप करेगा ना, मतलब, एंड पूरे फाइनेंशियल सेक्टर इफेक्ट होंगे। बिकॉज इतने देर से मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जब ट्रांजेक्शन बढ़ता है तो कैसे पूरा इकोसिस्टम बेनिफिट करता है उससे। हाँ, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको नहीं कह रहा था कि लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको सारा बिजनेस मॉडल, अब तो मैंने आपको सारा बिजनेस मॉडल समझा दिया सब चीज। तो अब डिग्रीज ऑफ टेक्निकलिटी देखते हैं। तो सबसे ज्यादा ब्रोकर्स पे है, बिकॉज जैसे ही बेयर मार्केट आएगा, एफएनओ वगैरह कम होगा, सबसे पहले ब्रोकर्स इफेक्ट होंगे। उसके बाद आईबी इफेक्ट होते हैं, बिकॉज जब देखते हैं कि ब्रोकर्स लोग, हम ही लोग आईपीओ वगैरह में इतना देखते नहीं कि जैसे ही आईपीओ आता है सब लोग पैसा लगाना चालू कर देते हैं, पर बेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है। नंबर 3, वॉल्यूम्स ऑन एक्सचेंजेस, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली जब पॉइंट 1 और 2 हो रहा है कि ब्रोकर्स इफेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा आईपीओ नहीं आ रहे, तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट होंगे। उसके बाद है ट्रांजेक्शन रेवेन्यूज इन डिपॉजिटरीज, ऑफ कोर्स सीडीएसएल एंड एसडीएल, बिकॉज आप ज्यादा बाय और सेल नहीं करोगे तो कैसे अर्न करेंगे, तो पॉइंट 4 इज टेकन केयर ऑफ। पॉइंट 5 इज एएमसी। सी,
एस आई पीज वगैरह फिर भी रिलेटिवली स्टिकी मनी है, बिकॉज अब ना इन्वेस्टर के में एजुकेशन बहुत बढ़ गया है। मतलब अब बेयर मार्केट भी आता है तो ऐसे एस आई पी इन्फ्लो चलते रहता है, तो ये लोग फिर भी कम वो है। एंड सबसे लास्ट में वेल्थ मैनेजमेंट, इसीलिए दिस इज द रीजन एवरी ब्रोकर्स वांट टू गेट इनटू वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, बिकॉज जैसे मैंने को बताया ना कि ये लोग बड़े पोर्टफोलियो साइज होते हैं। तो अब जैसे ये लोग सिर्फ इक्विटी थोड़ी ना देखते हैं, ये लोग फिक्स्ड इनकम में, स्टेट प्लानिंग में, टैक्स प्लान सब में हेल्प करते हैं। सो इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को ना सबसे ज्यादा प्रीमियम मिलता है, बिकॉज ये उतने सिक्लिकल प्लेस है नहीं, मार्केट कैन सी एक रेवेन्यू का वो प्रेडिक्टेबिलिटी दिख जाता है। So where does the opportunity lie? Very important. So companies which are leading from transactional business to more annuity led, जिसका predictability ज्यादा है, जैसे wealth management players का, these are the best plays. Companies which are going through a higher opex in near term, मतलब वो तो obvious, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी खर्चा तभी मतलब हायर ओपेक्स कर रहा है, तो मतलब देर इज a सिग्नल फॉर ग्रोथ, बट आपको ये हमेशा रेवेन्यू नंबर्स पे कंफर्म करना है। मोटेड बिजनेस विच कैन बी लुक्ड एट व्हेन वैल्यूएशन फॉल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कैम्स केफिन वगैरह, सी दीज ऑल बिजनेस आर वेरी मोटेड, यहाँ पर कोई नया प्लेयर ऐसे नहीं आ सकता है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल का इंटायर इकोसिस्टम टू प्रोटेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। आप कुछ पैसा बचाने के लिए आप सीडीएसएल एनएसडीएल की जगह एक और डिपॉजिटरी नहीं ला सकते, कैम्स केफिन की जगह एक और प्लेयर नहीं ला सकते, बिकॉज ये यार डेटा का बात है ना। तो वो चीज है। एएमसी स्केलिंग अप देयर पैसिव प्रोडक्ट, बिकॉज अब यहाँ पर नेक्स्ट बूम पैसिव प्रोडक्ट पे आ रहा है, तो आई वांट एएमसी टू बी पम्प्ड अप विद दैट। Exchanges which are able to show double digit growth, जैसे BSE, MCX, they are all showing growth. Wealth management, when they go through a slowdown, एक सेकंड, इन पैड ग्रोथ, बिकॉज सी अल्टीमेटली ये सिक्लिकल बिजनेस है। मैंने आपको बाकी कंपनी से हमेशा रेवेन्यू ग्रोथ एंड पैड ग्रोथ देखने बोला था, बट ये सब बिजनेस को जनरली तब प्ले करते हो ना जब वो एक डाउन टाइम पे जा रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि फ्यूचर में जाके तो ग्रोथ आ ही जाएगा, एंड उस समय जब ग्रोथ आएगा देन तो ऑलरेडी पी एक्सपैंड कर जाएगा। सो इट इज बेटर टू प्ले दिस एट दी बेयर मार्केट, राइट? बिकॉज आप समझ रहे हो ना कि बेयर मार्केट में ये सब का पी वगैरह कम है, बिकॉज नैरेटिव बदल जाता है, राइट? बेयर मार्केट में कैसी, अभी तो मेरे लिए बोलना आसान है ना, आपके लिए भी सुनना इजी है, बट बेयर मार्केट में यार इट गेट्स वेरी टफ टू बी बुलिश ऑन इंडिया। जैसे अभी मैं देखता हूँ फंड मैनेजर्स, वो यूएस का आपको स्टॉक्स दिखाएंगे, उसका पी दिखाएंगे, उसका ग्रोथ का बात करेंगे, एंड दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग कि इंडिया में बहुत हाई पी है, यूएस में भी लो पी चल रहा है। अभी आप यही सब डिस्कशन सुनोगे, बट यार यू हैव टू बी, मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हो ना, एन ऑप्टिमिस्टिक हैज ऑलवेज मेड मनी एंड अ पेसिमिस्ट विल नेवर मेक मनी, राइट? दिस इज द रूल ऑफ द मार्केट, यू विल हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। अगर आप ऑप्टिमिस्ट नहीं हो, बस जस्ट डोंट इन्वेस्ट, फिर क्या करोगे बताओ? यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट, इट्स बाय डिफॉल्ट, इसमें कुछ वो नहीं है। बिकॉज कितने सारे क्राइसिस आए, राइट? 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस था, कोविड था, एनबीएफसी क्राइसिस था, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन। सो हर क्राइसिस में ऐसा ही लगता है कि इट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी, राइट? बट इसमें इस समय सेंटिमेंट्स भी बहुत बुरे हो जाते हैं। सो इट्स, बट आपको एक वो रखना पड़ेगा कि मार्केट है वो ग्रो करेगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। एंड ये प्ले जो कैपिटल मार्केट में जो मैं आपको प्ले दिखा रहा हूँ ना, ये बेयर मार्केट में ही खेलते हैं, बिकॉज इस समय सेंटिमेंट्स बहुत खराब हो जाते हैं, एंड ये सब का वैल्यूएशन कम हो जाता है। बट जब बुल मार्केट आता है ना, तो ये सब सबका अर्निंग ग्रोथ आ जाता है, बिकॉज मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन सब कुछ दिखाई कि एवरी प्लेयर स्टार्ट्स अर्निंग। तो ये वही है, ये लो पी में आप खरीदते हो एंड इनका फिर मल्टीपल एक्सपेंड कर जाता है, बिकॉज ये सब 2-3 साल का प्ले है ना। एक शेयर मार्केट है, वो तो हमेशा एकदम लाइन की तरह ऊपर नहीं जाता ना, वो जिगजैग जिगजैग के फॉर्म पे रहता है। तो यू हैव टू प्ले दिस साइकिल। सो व्हाट इज द वैल्यूएशन फ्रेमवर्क? दिस इज ऑल माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, फॉर स्ट्रक्चरल बिजनेसेस लाइक कैम्स, केफिन्स, सीडीएसएल, एनएसडीएल, जो भी है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत मोटेड बिजनेस है, यहाँ पर कोई प्लेयर नहीं आ सकता है। It makes a lot of sense to look at them when PE ratio is close, is at close to bottom, मतलब 30-35 टाइम अर्निंग्स में हो। जैसे अभी भी आई थिंक अभी भी प्लेयर्स, एक सेकंड, तो इसके बाद ये मेरा जैसे ये देखो आप, आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है गाइस। हाँ, सो अभी आप जैसे मैं आपको दिखा दूं, सी, अच्छा ये सीडीएसएल ही तो होगा। सो अभी तो सीडीएसएल का भी तो ज्यादा ही है, बट जैसे मैं आपको बताया था ना कि, तो अब आप इसका यहाँ पर ये भी देख सकते हो, हिस्ट्री पे आके देख सकते हो कि पी रेशियो 5 साल में, मतलब
सीडीएसएल देखो अपने ऑन एन एवरेज पी में, मतलब जिस पी में इसका ऑन एन एवरेज पी 55 है तो इस समय, बट वी नीड टू वेट फॉर करेक्शन, ये बिकॉज ये तो वही वाला प्ले है। एनएसडीएल 47 के पी पे मिल रहा है, बट मैंने आपको रेंज क्या दिया, ये 40 के पी में है, मैंने आपको 30-35 का रेंज दिया ना। कैम्स देख लो, केफिन भी इतना ही होगा 42 की पी में। सो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, बट ये सब ये वाला गेम आप तभी खेलते हो, राइट? एक सेकंड मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ इसके लिए। हाँ। सो जब आप मेरे अदर बिजनेसेस, जब आप मेरे अदर वीडियोस देखोगे ना, आप यू विल हैव रियलाइज कि मैं ज्यादा वैल्यूएशन का बात नहीं करता हूँ, बिकॉज इट्स फार मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द बिजनेस। से सपोज आप एक स्टॉक खरीद रहे हो 100 रुपए में, एंड उसका बहुत ही मैनेजमेंट बहुत तगड़ा गाइडेंस दिया है, 40% वो 5-6 साल का गाइडेंस दे रहा है, और मैनेजमेंट पहले भी एग्जीक्यूट किया, सो यू हैव होप दैट दे विल एग्जीक्यूट एंड यू कीप ऑन ट्रैकिंग। तो सपोज वो स्टॉक का 10x पोटेंशियल है, वो 100 से 1000 हो सकता है। सो क्या फायदा है, मतलब क्या दिक्कत है यार, आप 150 में खरीद लो, 200 में खरीद लो, राइट? सो इसलिए मैं उतना वैल्यूएशन पे ध्यान नहीं देता हूँ। स्कोप सीखना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जैसे जैसे अर्निंग्स होते जाता है ना, वैल्यूएशन कम होते जाता है। बट लेकिन जब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, कैपिटल मार्केट साइकिल सिखा रहा हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट बहुत, मतलब ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, राइट? जब बुल मार्केट, हर 2 साल के बाद बुल मार्केट आएगा, फिर बेयर मार्केट आएगा, फिर बुल मार्केट आएगा, फिर बेयर मार्केट आएगा। तो अब आप से सपोज आप बुल मार्केट में स्टॉक्स को खरीद लेते हो, देन मतलब अब फिर 2 साल बाद तो साइकिल टर्न हो जाएगा, तो बेयर मार्केट रहेगा। बट जैसे जो अदर कंपनीज होते हैं, जैसे मैं मेरे पोर्टफोलियो में वी टू रिटेल था एंड टाइमेक्स वगैरह था, ये सब घड़ी वड़ी बेचते हैं। अब उनका है कि भाई वो 50% 40% उनका सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है, उसी से वो ग्रो करेंगे, वो हमें ट्रैक करना है। जब वो नहीं ग्रो करेंगे, भी पनिश देम। बट इन बिजनेसेस का ऐसा तो नहीं है ना, इनका तो सिक्लिकल है, इसलिए हम लोग उसको बेयर मार्केट में एंड इसमें हम लोग ज्यादा वैल्यूएशंस देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, फॉर businesses like AMC, market share gains matter a lot more. Companies like AB Sun Life AMC और UTI AMC can only re-rate when market share gains accelerate, right? उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा एंड मार्केट शेयर कैप्चर करना पड़ेगा। Between CAMS and KFin might have always command a higher PE multiple due to non-mutual fund and international business growth. जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मार्केट रेवेन्यू भी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मार्केट लव्स प्रेडिक्टेबिलिटी। Point number 4, BSE has been gaining market share versus NSE. NSE earnings have likely peaked out due to very high F&O dependence and splitting market share between two. And this is the reason कि BSE बहुत पैसा बना रहा है। Angel One is diversifying away from F&O to wealth management. जैसे मैंने आपको बताया कि every brokerage industry is going through cyclical shift to wealth management, because wealth management is sticky money. It's still early in the journey. Can take number of years to take wealth management even 20-25% of the business. Likes of 361 and Nuama will have more structural growth in earnings. Earnings growth pace might not have breakneck. हाँ मतलब ठीक है, मतलब जैसे इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि आपको 1.2 टू 1.5 के पैग पे आपको ये फाइंड करना पड़ेगा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का मल्टीपल ज्यादा होता है, बिकॉज जैसे वो चार्ट आपने देखा था ना कि सबसे कम सिग्निकल यही है। एंड मैंने अपने पी रेशियो वाले वीडियो में आपको सिखाया कि कैसे पैग रेशियो निकालते हैं, आप वो देख लेना इसके लिए। JM Finance has a transitioning business model. A good activity to do the check price to be ठीक है, तो मैंने आपको जेएम फाइनेंस का भी दिखा दिया, राइट? कि उसका इक्विटी कितना ज्यादा है एंड मार्केट कैप बहुत क्लोज है, तो इट्स एट अवेलेबल एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। अब आप जेएम फाइनेंस को रीड कर सकते हो, इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा फेवरेबल है। सो दिस वाज इट गाइस। मैं देख लूंगा अगर मुझे इसमें और कुछ आपको बताने लायक बचा तो, बट मोस्टली मेरा जो आइडिया था दैट आई हैव डन। मैंने कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री से डिस्कस किया, बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दे हैव डन रियली वेल एंड दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज इसका स्कोप तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स वगैरह इंक्रीज हो रहा है, सो मैंने आपको वो चीज दिखा दिया। सारे प्लेयर्स का डिस्कशन कर लिए। मैंने आपको दिखा दिया कि साइकिल खेलते कब है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन अ बेयर मार्केट यहाँ पे, बिकॉज दीज आर नॉट कंपनीज ना लाइक वी टू रिटेल, यथार्थ एंड परपेचुअल प्ले तो नहीं है कि वो हर साल ही 30-40% से ग्रो करेंगे। सो इसलिए इसको बेयर मार्केट में खरीदना जरूरी होता है, वो वाला चीज है। सो मोस्टली आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो देन यू कैन इजीली कमेंट एंड आई विल रिवर्ट, बट ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग आई वांटेड टू हियर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।